नमस्कार, मैं सुशील सिंह द रसायनम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए इतिहास के अगले सेगमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। आइए इन शासकों के बारे में हम लोग देखते हैं। यह है श्रीगुप्त, इसके बाद घटोत्कच आते हैं और फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं और फिर समुद्रगुप्त आते हैं और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं और फिर उनके बाद कुमारगुप्त और फिर हम लोग पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। यही प्रमुख शासक हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ और थोड़े से शासक, जैसे भानुगुप्त को देखा जाएगा। भानुगुप्त को देखा जाएगा, ठीक है। भानुगुप्त को देखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। भानुगुप्त को देखा जाएगा, है ना। तो क्लास में ही है सर। भानुगुप्त को देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, हेलो मनीष सर, हम ही बोल रहे, सुशील सर, हाँ, ठीक है। भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त को देखा जाएगा और इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतिम जो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक हैं गुप्त वंश के, ठीक है। भानुगुप्त और अंतिम शासक हैं, इन्हें हम लोग लिख लेते हैं। यही आपसे पूछा जाएगा, अंतिम शासक, ठीक है। और भानुगुप्त में भी पढ़ लीजिए, 510 ईस्वी में इनका है एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। और इसी एरण अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, एरण अभिलेख, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, पाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए, एरण अभिलेख है, सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य पाया जाता है। और शासक हैं विष्णुगुप्त अंतिम। आइए इधर देखते हैं, श्रीगुप्त जो है ना, इसकी टाइमिंग हम लोग देख लेते हैं। ये है 275 ईस्वी से लेकर, है ना, 300 ईस्वी। ये है 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी। ये है 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी। ये है 335 से लेकर 375 ईस्वी। 375 ईस्वी, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, हेलो, क्लास चल रही, क्लास चल रही, ठीक है। तो इसमें है
335 से लेकर 375 ईस्वी। ठीक है, तो आप ये देखिए आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय। यहां पे हम लोग देखेंगे कि 300, ठीक है अरुण जी, 375 से लेकर 415 ईस्वी। ठीक है, 415 ईस्वी। और कुमार गुप्त है 415 से लेकर 455 ईस्वी। और लास्ट में आप देखते हैं 455 से लेकर आपको पढ़ना है 467 ईस्वी। ठीक है, 467 ईस्वी। तो ये देखिए इन कालक्रम को आपको याद करना है। ठीक है, इन कालक्रम को आपको याद करना कैसे, ये चीज ध्यान रखिए। 275 से लेकर 300 ईस्वी श्रीगुप्त और 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी जो है घटोत्कच और 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम और 335 से लेकर 375 ईस्वी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का 375 से लेकर 415 ईस्वी। ठीक है, और कुमार गुप्त 415 से लेकर 455 ईस्वी, स्कंदगुप्त 455 से लेकर 467 ईस्वी। ठीक है, तो ये जो मेन शासक हैं इनके कार्यकाल हुए। ठीक है, आइए हम लोग इनको देख लेते हैं। ये गुप्त वंश के संस्थापक है। इनकी जो उपाधि है वो महाराज की है, महाराज। ठीक है, और घटोत्कच की भी उपाधि जो है महाराज की। ठीक है, यहां पे महाराज से ही काम चल जा रहा। आगे हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, ये है वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और आप देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये वास्तविक संस्थापक है। और यहां पे आप देखेंगे ये क्या करता है, लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है, कुमार देवी से विवाह करता है। ठीक है, कहां की होती हैं? लक्ष्मी की, लक्ष्मी गणराज की राजकुमारी होती हैं कुमार देवी, जिनसे ये क्या करता है? विवाह करता है, विवाह। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि सोने के सिक्का या सिक्का चलाने वाला यही शासक होता है, ना कि रजत सिक्का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुमार देवी से ये शादी करता और इसकी उपाधि यहां पे बदलती हुई नजर आती है। आप इसे याद रखिएगा, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण, राजाधिराज। ठीक है, इसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया। कहां? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया। ठीक है, यहां पे आप देखते हैं तो ये सिक्के चलाएगा, कुमार देवी से शादी कर रहा है लक्ष्मी राजकुमारी, तथा वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप चंद्रगुप्त। इसकी टाइमिंग जो भैया है 319 ईस्वी है और इसी को गुप्त संवत भी कहा जाता है, गुप्त संवत। इसी टाइमिंग को वल्लभी संवत भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त संवत या वल्लभी संवत। ठीक, चलिए आइए हम लोग समुद्रगुप्त में देखते हैं। तो समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो है कविप्रिय, कविप्रिय, वीणा प्रेमी, वीणा प्रेमी। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ करता, मेघ यज्ञ करता। ठीक है, लक्ष्मी दौहित्र, लक्ष्मी दौहित्र, लक्ष्मी दौहित्र। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये लक्ष्मी राज, इसकी माता क्या थी? लक्ष्मी की थी, तो वहां का ये नाती हुआ, लक्ष्मी दौहित्र कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी उपाधि आप देखेंगे वीणा प्रेमी या लक्ष्मी दौहित्र की है। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं और इसकी उपाधि है पराक्रमांक। ठीक है, पराक्रमांक। समुद्रगुप्त जो है इसे 62 स्मिथ भारत का नेपोलियन कहता है।
भारत का नेपोलियन कहता है, नेपोलियन, ठीक है। ये भारत का नेपोलियन कहा गया। कौन? स्मिथ ने इसे कहा। क्यों कहा? क्योंकि आप देखते हैं कि ये समुद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत के 12 राज्यों को और उत्तर भारत के 9 राज्यों का विजेता था, ठीक है। 12 राज्यों का विजेता था। विंसेंट स्मिथ इसे भारत का नेपोलियन कहता है, ठीक है। और इसी का एक अभिलेख है, हरिसेन द्वारा लिखा गया, हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। बाद में जहांगीर भी का भी नाम इसमें अंकित मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन इसका लेखक है और हरिसेन को संधि विग्राहिक या तमाम पदों पे महाभंडारिक, संधि विग्राहिक, ठीक है, तमाम पदों पे नियुक्त करता है ये। और ये लिखता है कि ये 9 उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राज्यों का विजेता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में लिखा गया है इसे कविराज, ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ करता, ठीक है। बीणा प्रकार के सिक्के इसने चलाए थे, ठीक है। किस प्रकार के? बीणा प्रेमी है और बीणा प्रकार के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो चलिए समुद्रगुप्त के बाद हम लोग चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की तरफ, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय ये देखिए गुप्त वंश का महान शासक है, ठीक है। इसकी टाइमिंग क्या है? 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी। तो आप देखते हैं कि इसके काल में क्या होता है। इसके काल में पहले तो इसकी उपाधि देख लीजिए आप। उपाधि में आप देखेंगे कि इसको परम भागवत कहा गया, भागवत कहा गया। और इसे क्या कहा गया? तो आप देखेंगे इसे विक्रमादित्य कहा गया, विक्रमादित्य कहा गया। और क्या कहा गया? तो आप देखेंगे इसे देवगुप्त की उपाधि कहा गया, देवगुप्त, ठीक है। ये सब इसकी उपाधियां थी, ठीक। परम भागवत, विक्रमादित्य और देवगुप्त, ठीक। अब इसके द्वारा क्या किया गया? पहले तो इसकी दो राजधानियों का इसके समय में 2 राजधानी बनी। एक तो थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और दूसरी राजधानी थी उज्जैनी, ठीक है, उज्जैन। इसकी दूसरी राजधानी थी उज्जैनी, ठीक। तो एक पाटलिपुत्र और दूसरा क्या था? उज्जैनी। और आप देखेंगे इसी उज्जैनी में इसके 9 रत्न रहते थे, ठीक है, जिसमें बरामिहिर, छपड़क, ठीक है, और शंकु, अमर सिंह, ठीक, घटकर्पक, इस तरह से लोग वहां पे थे, आश्रित विद्वान उनके थे, ठीक है। तो आप ये देखिएगा। चलिए बररुचि हैं, बेताल भट्ट हैं, ठीक है, इस तरह के इनके विद्वान, ठीक है, उज्जैनी में थे। ये सांस्कृतिक राजधानी थी, पाटलिपुत्र इनकी राजनैतिक राजधानी थी। अब आप देखेंगे दिल्ली के मेहरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ की स्थापना की, जिसमें क्या नाम था उसका? चंद्र नाम लिखा गया है, ठीक है। और मेहरौली का लौह स्तंभ जो है वो जंग विहीन है। तो आप देखेंगे कि मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माता कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के समय में आप देखेंगे कि इसी के समय में फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, जिसकी पुस्तक है फोकोकी, ये भारत आता है, ठीक है, इसके दरबार में आता है और यहां के बारे में जानकारी देता है। कहता है कि यहां प्रचलन में कौड़ियां ज्यादा इस्तेमाल होती थी, जो व्यापार वाणिज्य में कौड़ियों का इस्तेमाल इसने बताया, ठीक है। तो इस तरह से फाहियान जो है यहां के बारे में, जिसकी पुस्तक है फोकोकी, यहां के बारे में बताता और पाटलिपुत्र के जो राजप्रसाद है उसका वर्णन करता है कि बहुत भव्य थे, ठीक है। तो इस तरह से फाहियान सबसे पहला चीनी यात्री आ रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुजरात के साइड में
रुद्र सिंह तृतीय नामक शक शासक को हराता है और उसी के समय व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाता है और अपनी उपाधि है वो विक्रमादित्य रखता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों को पराजित करके, ठीक है, और आप देखेंगे इसीलिए इसकी उपाधि क्या थी, एक शकार, एक उपाधि इसकी थी शकार, शकों को पराजित करने वाला, इसीलिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के भी चलाता है। ठीक है, इसी ने रुपयक प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। क्या? रुपयक प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। तो ये चांदी का जो रुपयक प्रकार का सिक्का था एक गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा थी। जैसा हमने चर्चा किया था, मौर्य काल की जो प्रमुख मुद्रा थी वो थी पर्ण, लेकिन गुप्त काल की जो प्रमुख मुद्रा थी वो रुपयक नामक चांदी के सिक्के थे। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में, ठीक है, 2 राजधानियां, ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ और शकों को हरा के चांदी का सिक्का, रुपयक नामक चांदी का सिक्का चलाता है। ठीक है, तो इस तरह से, और इसी के समय में एक बौद्ध विद्वान आम्रकरदाव जो इसके दरबार में था, वहीं समुद्रगुप्त के समय वसुबंधु रहता था, वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान। इसके मतलब जो गुप्तों का राजकीय धर्म भागवत था और राजकीय भाषा संस्कृत, ठीक है, और राजकीय चिन्ह गरुड़ था, इसके बावजूद भी बौद्ध धर्म का एक सिमिलर जो है प्रभाव बना हुआ था। ठीक है, ये बताता है, क्योंकि आप देखते हैं समुद्रगुप्त में वसुबंधु है, यहां आम्रकरदाव है, आम्रकरदाव नामक बौद्ध भिक्षु इसके दरबार में रहता। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और बताते हैं कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त की जो उपाधि है महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, ठीक है, कुमारगुप्त की उपाधि है महेंद्रादित्य और इसे कहा जाता है शक्रादित्य भी, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य या शक्रादित्य। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कुमारगुप्त की, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को निर्मित करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनवाया? गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बनवाया। और इसके सिक्के जो थे वो मयूर प्रकार के सिक्के इसने चलाए। कौन से? मयूर प्रकार के सिक्के चलाए। कौन? कुमारगुप्त। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो अभिलेख थे गुप्तों के वो कुमारगुप्त के ही थे। ठीक है, जैसे मंदसौर अभिलेख बहुत फेमस है। ठीक है, तो इस तरह। और लास्ट में हम लोग देखते हैं स्कंदगुप्त। ये गुप्त वंश का एक प्रकार से अंतिम महान शासक था। इसने हूणों को पराजित किया था। इसका अभिलेख है भीतरी अभिलेख, जिसमें यह वर्णन है इसने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, इसकी उपाधि थी क्रमादित्य, क्रमादित्य। ठीक है, और इसने हूणों को पराजित किया था। इसके बाद आप पढ़ेंगे भानुगुप्त 510 ईस्वी में एरण अभिलेख, जहां सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये गुप्त वंश के शासक थे, उनकी उपाधियां, और इस तरह से यहां से तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी समय कई दर्शनों का विकास होता है। ठीक है, जैसे सिक्स दर्शन का विकास होता है। आप ये समझें, जैसे सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। सांख्य 6 दर्शनों का विकास भी इसी समय होता है। दर्शन का विकास, ठीक है, विकास होता है। क्या क्या है 6 दर्शन? सांख्य, इसके आचार्य हैं कपिल मुनि। ठीक है, कपिल है, सबसे प्राचीन दर्शन है। न्याय, ठीक है, इसके हैं गौतम ऋषि। ठीक है, योग, इसके हैं पातंजलि। ठीक है, पातंजलि। और वैशेषिक, इसके हैं उलूक कणाद। ठीक है, वैशेषिक हो गए 1 2 3 4। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे मीमांसा। मीमांसा, इसके हो जाएंगे जैमिनी। यही मीमांसा है जो कर्म वेदों की मान्यता को मानता है और कर्म में विश्वास करता है, जैमिनी। और इसके बाद हो जाएगा उत्तर मीमांसा, मीमांसा। और उत्तर मीमांसा जो है वादरायण का है। ठीक है, वादरायण, ये है उत्तर मीमांसा, जिसमें आप देखते हैं चारवाक जैसे दर्शन दिखाई देते हैं। तो ये 6 दर्शनों का विकास गुप्त काल में हुआ।
इसी समय कालिदास जैसा विद्वान, और आप देखेंगे वात्सायन का कामसूत्र, कामंदक का नीति शास्त्र, ठीक है, और विष्णुगुप्त का आप देखेंगे पंचतंत्र, ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र। इसी समय पंचतंत्र जैसी पुस्तक आ रही जिसका सर्वाधिक अनुवाद हुआ है, लगभग 40 भाषाओं, विदेशी भाषाओं में विष्णु शर्मा की पुस्तक है, विष्णु शर्मा, ठीक है, पंचतंत्र। और भी आप पढ़ लीजिए कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम, ठीक है, और कुमार संभव, विक्रमोश वरियम, ठीक है, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की पुस्तकें हैं। वात्सायन का कामसूत्र है, कामंदक का नीति शास्त्र, ये सब पुस्तकों का विकास हुआ। इसी समय प्रौद्योगिकी में देखेंगे तो आर्यभट्ट जैसा विद्वान रहता है, जो पाटलिपुत्र के निवासी थे। इन्होंने दशमलव की खोज की, इन्होंने शून्य की खोज की, इन्होंने पाई का मान बताया, ठीक है, और इन्होंने पहली बार बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसकी जो सूर्य स्थिर है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इन्होंने बताई, ठीक है, और इन्होंने पहली बार बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती, ठीक है। तो ये आर्यभट्ट जैसे महान, ठीक है, विद्वान, खगोल विधि या गणितज्ञ इस समय गुप्त काल में थे। फिर आप देखते हैं भास्कराचार्य मिलते हैं गुप्त काल के विद्वान, और आप देखते हैं भास्कर प्रथम, भास्कराचार्य नहीं, ये पूर्व मध्य काल के हैं, भास्कर प्रथम, जो इसी पे टीका लिखते हैं आर्यभट्ट के पुस्तक पे, ठीक है, आर्यभट्टियम वगैरह, ठीक है, सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्टियम इनकी पुस्तक है। और इसके बाद आप देखते हैं वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त मिलते हैं गुप्त काल। ब्रह्मगुप्त पहला ऐसा विद्वान है जो न्यूटन का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उससे पहले ही ब्रह्मगुप्त की पुस्तिका जो है ब्रह्म सिद्धांत का, उसमें न्यूटन का नियम जो है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। ये है गुप्त काल की पुस्तक। उसके बाद आप देखेंगे वराह मिहिर, ये और आगे बढ़ जाते हैं, ये कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ठीक है, ये सब गुप्त काल के विद्वान हैं। बाद में अरबों का आक्रमण होगा, ये पुस्तकें फारस जाएंगी, फारस से यूरोप तक जाएंगी और तमाम प्रकार की उस पर शोध होगा, और इसके बाद पेटेंट, ठीक है, यूरोप के हाथ में आएगा, ठीक है। लेकिन भारत में गुप्त काल में इसकी पहली जानकारी गुप्त काल की पुस्तकों में प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से गुप्त काल में तमाम प्रकार के विकास दिखाई देते हैं। जैसे इस समय जो है राजस्व कर आप कहेंगे उद्रंग कहा जाता है, बेगार कर को विष्टि कहा जाता है, ठीक है, और सिंचाई कर को विदक भाग या उदक भाग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से गुप्त काल में ये तमाम प्रकार की गतिविधियां प्रचलित थी, आप इन्हें देखें। और इस समय में धर्म का भी विकास आप देखेंगे तो राजकीय धर्म जो है भागवत धर्म है, राजकीय चिन्ह गरुड़ है, और राजकीय भाषा जो है संस्कृत है, ठीक है। तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत है। और इस समय सूर्य पूजा या शिव पार्वती, ठीक है, देश और शक्ति जिसे कहा जाता है, इसका योग कहा जाता है अर्धनारीश्वर, जिसमें देश और शक्ति का योग कहा जाता है, ठीक है। और हरिहर ब्रह्मा और विष्णु का मेल कहा जाता है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, जो एलिफेंटा की गुफा में मिलता है इस मूर्ति का उल्लेख, ठीक है। तो ये सब प्रक्रियाएं पहली बार आ रही। यहीं पे गुप्तकालीन मंदिर के साक्ष्य भी पहली बार आ रहे हैं। ईंटों से बना निर्मित मंदिर जो है कानपुर के भीतर गांव में मिलता है। और सबसे प्रमुख जो मंदिर मिलता है वो दशावतार का मंदिर है, जो ललितपुर में है। भगवान विष्णु का मंदिर है ललितपुर के दशावतार मंदिर। ये सबसे गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों में से एक है, ठीक है। और आप एमपी में देखेंगे तिगवा का मंदिर है, ठीक है, नशना कुठार पार्वती जी का मंदिर है, तिगवा विष्णु का मंदिर है, भूमरा शिव का मंदिर है, ठीक है, और सिरकप में लक्ष्मण का मंदिर। इस तरह से आप एमपी में भी गुप्तकालीन मंदिरों की श्रृंखला को देख सकते हैं, ठीक है। और इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका भी विकास दिखाई देता है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में भूमि स्पर्श मुद्रा जो गुप्त काल में है, ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो है बुद्ध की, ये गुप्त काल की मानी जाती है। और इसी समय आप देखेंगे बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और एलिफेंटा, एलोरा में हिंदू, ठीक है, एलोरा में आप देखेंगे हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों की मामला मिलता है। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति की संकल्पना वाला मूर्ति मिलती है, ठीक है।
इस तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म, करमदंडा अभिलेख जो है, और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ये दोनों शैव थे, और करमदंडा अभिलेख जो है कुमारगुप्त का, ये शैव धर्म के बारे में जानकारी देता है। वहीं वैष्णव धर्म के बारे में जूनागढ़ अभिलेख और एरण अभिलेख जानकारी देते हैं, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और इसी समय मंदिरों की शैली जो है नागर, बेसर और द्रविड़ शैली दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये सब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गुप्त काल जो है इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से गुप्त काल इतिहास का स्वर्ण काल भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सब व्यापक परिवर्तन इस काल में हुए। ठीक है, तो आज ये गुप्त काल, इसको आप रिवीजन करिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।